ओके। सो आज मैं आपके साथ नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज ट्रांजैक्शन। सो सो लेट मी प्रिपेयर द बैकग्राउंड फॉर दिस टॉपिक। हम ट्रांजैक्शन को स्टडी क्यों करते हैं? सो एक्चुअली वेनेवर जब भी आप डेटाबेस सर्वर को कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर अपलोड कर देते हैं या उसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एंड आओ नाउ आपके पास उस डेटाबेस से आप कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हैं टू योर क्लाइंट्स। सो नाउ आपके जो क्लाइंट्स हैं उस सर्वर से आपकी जो रिक्वायर्ड सर्विस है उसको ऑप्ट करेंगे, एंड देन जरूरत पड़ने पर दे विल एक्सेस योर सर्विस एंड देन दे विल लॉग आउट। ओके। सो उस सर्विस में वो आपकी जो सर्विस है दैट मे रिक्वायर लॉट ऑफ फंक्शंस टू डू। ओके। सो नाउ जब आपका कोई भी क्लाइंट आपके सर्विस से कनेक्ट होता है तो वो वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। आपकी जो सर्विस है दैट मे हैव वेरियस सब टास्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बैंकिंग सर्वर की बात करें तो बैंक के सर्वर में भी आप देखेंगे कि जब आप बैंक में लॉगिन करते हैं सो यू हैव वेराइटीज ऑफ टास्क जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अकाउंट का बैलेंस चेक करना, देन अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड करना, अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई करना, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना, है ना, अकाउंट्स में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना, पेमेंट करना एंड सो ऑन। लॉट ऑफ टाइप ऑफ वर्क यू डू। ठीक है। जो बैंकिंग सर्विस है उसमें, जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है उसमें कई सारी छोटी छोटी सब सर्विसेज है। सो इस तरीके के जो सारे टास्क हैं, दीज टास्क आप जब एक्सेस करते हैं तो ये डेटाबेस के ऊपर एक सिंगल फंक्शनल यूनिट के फॉर्म में एग्जीक्यूट होते हैं। सो हम इनको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट मी डिफाइन द ट्रांजैक्शन फॉर्मली। सो आप स्लाइड में देख सकते हैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। ए ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम्स। ओके। सो ट्रांजैक्शन क्या है? एक यू कैन से दैट इट इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है डेटाबेस सर्वर पर, और ये क्या कर रहा है, डेटाबेस में जो स्टोर्ड डेटा आइटम्स है, वेरियस डेटा आइटम्स, ये उनको एक्सेस करता है और जरूरत पड़ने पर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी करता है। ठीक है। जैसे अगर आप देखें, अगर आप फंड ट्रांसफर वाले ट्रांजेक्शन की बात करें जिसमें आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है ऑब्वियसली अकाउंट टेबल को एक्सेस करेगा। आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी उसके बेस पर। नाउ इसके साथ फिर वो क्या करेगा, उसका अकाउंट का बैलेंस मे बी वो अकाउंट टेबल में जो अवेलेबल है उसको अपडेट करे, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए इनपुट दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो आपने और ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड किया है, सो इनपुट में आप अपना ट्रांजैक्शन, सो ऑब्वियसली अपना अकाउंट नंबर किसी तरीके से ऑफर करेंगे। देन डेस्टिनेशन अकाउंट नंबर जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है, और साथ में अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है ये आप बताएंगे। सो डेटाबेस अकॉर्डिंगली क्या करेगा कि, सॉरी, ट्रांजैक्शन क्या करेगा अकॉर्डिंगली आपके डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम्स, ओबियसली यहाँ पर अकाउंट टेबल्स जो होंगे उनको वो एक्सेस करेगा और जरूरत पड़ने पर मॉडिफाई भी करेगा। सो यहाँ मॉडिफिकेशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर अकाउंट जो कि आपका अकाउंट है उस अकाउंट का रिकॉर्ड मॉडिफाई होगा। क्या मॉडिफिकेशन होगा उसमें, आपके अकाउंट बैलेंस को अपडेट कर दिया जाएगा। कितना का क्या किया जाएगा, अपडेशन कैसे होगा, जो अमाउंट आप उसमें से ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपके बैलेंस से घट जाएगा और नया बैलेंस रीराइट हो जाएगा, और जो अमाउंट आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो वो अमाउंट, उतना अमाउंट जो पर्सन है डेस्टिनेशन अकाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। सो उसका बैलेंस अपडेट होकर के इंक्रीज हो जाएगा जितने अमाउंट से जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ओके। सो नाउ ट्रांजेक्शन जब आप डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करते हैं, देन कई सारे ट्रांजेक्शन्स के साथ इशू क्रिएट हो सकते हैं। सो उन इश्यूज को डील करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेना पड़ सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम समटाइम्स ट्रांजेक्शन के साथ आएगी, वो है कि ट्रांजेक्शन्स के बीच में अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, दैट मीन्स अगर वो सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे।
इसके साथ साथ आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप सपोर्ट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस का एग्जीक्यूशन अलाउ करें, दैट मीन्स आपके ट्रांजैक्शन कॉन्करेंट हो। सो आई होप कॉन्करेंसी से आप लोग फेमिलियर हो गए। डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कॉन्करेंसी पढ़ी है ना, सब लोगों ने कॉन्करेंसी पढ़ी होगी। सो आई विल सजेस्ट यू कि आज आप जब मैं ये क्लास ख़त्म कर लूँगा उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉन्करेंसी आपने पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। सो आप एक बार उन कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर लें कॉन्करेंसी से रिलेटेड, क्योंकि वी विल रिक्वायर देम। ओके, सो ट्रांजैक्शंस के एग्जीक्यूशन को हमें बहुत थॉरोली स्टडी करने की ज़रूरत है, सो दैट हम कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस डेवलप करें और हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंटली रन हो सकते हैं, किस टाइप के ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंटली रन हो सकते हैं और उनको कॉन्करेंटली रन कैसे कराया जाए, सो दैट हम डेटाबेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाएँ। इसके साथ साथ हमारा मोटिव ये भी होगा कि जब ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जो वेरियस इशूज आते हैं, लाइक ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गया तो उसे कैसे डील किया जाए, अगर डेटाबेस सिस्टम क्रैश कैसे हो गया है, कई ट्रांजैक्शंस इनकम्प्लीट रह गए हैं तो उनसे रिकवरी कैसे की जाए, ऑल दैट। सो ट्रांजैक्शंस के साथ बहुत सारे इशूज होंगे जिनको आपको डील करने की ज़रूरत होती है। सो इस यूनिट में, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यूनिट्स में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो उसके पहले उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल समझना होंगे। सो पहले मैं उसी फंडामेंटल से आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर ली आपके साथ। सो आई होप आप लोग ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझ गए होंगे। सो दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो आप एक ट्रांजैक्शन को एक फंक्शन की तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप छोटे छोटे फंक्शंस लिखते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट इज डेडिकेटेड फॉर सर्टेन टास्क, एक सिंगल लॉजिकल टास्क के लिए डेडिकेटेड होते हैं। सो ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम दैट डज ए सिंगल लॉजिकल टास्क, एक लॉजिकल टास्क करता है। सो दैट मीन्स ट्रांजेक्शन में जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक ही टास्क के लिए डेडिकेटेड होंगे, एक यूनिट ऑफ टास्क के लिए डेडिकेटेड होंगे। सो इस तरीके से आप देखेंगे ट्रांजेक्शन और फंक्शन में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं। ओके, सो फंक्शन हालांकि एक अंडर एग्जीक्यूशन यूनिट नहीं है, बट ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली एग्जीक्यूशन यूनिट जो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, सो नाउ ट्रांजेक्शन्स की से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए हमें कुछ एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की ज़रूरत है जिसमें हम एक ट्रांजैक्शन को डिनोट कर पाएँ या एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसके जो मेन स्टेप्स हैं उनको लिख पाएँ। ओके, सो इसके लिए आपके बुक में जो ऑथर हैं उन्होंने एक सिंपल एक सूडो कोड टाइप फॉर्मेट इस्तेमाल की है और जिसमें ट्रांजैक्शंस के जो ऑपरेशंस हैं उनको डिनोट करने के लिए एक सिंपल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सिंपल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज किए हैं। सो लेट्स डिस्कस दोज फर्स्ट, सो दैट आप एक समझ पाएंगे कि ट्रांजैक्शंस कैसे लिखे जाते हैं और या उनके फंक्शंस को आप थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। सो लेट्स सी, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ इस एग्जाम्पल में आपके पास आपके सामने एक ट्रांजैक्शन का सूडो कोड फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत ब्रीफ कोड है, इट इज़ नॉट द कंप्लीट कोड, याद रखना है ट्रांजैक्शन का ये कंप्लीट कोड नहीं है, एक सिंप्लीफाइड फैशन में ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब किया गया जिसमें मेन स्टेप्स हैं उनको केवल रिफ्लेक्ट किया गया है। ओके, सो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या कर रहा है, अकाउंट ए से अकाउंट बी में $50 ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड क्या है। सो सबसे पहले आप देखेंगे अगर इस लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन है रीड ए। सो यहाँ पर रीड ए का मतलब है कि ट्रांजैक्शन जो है, जो भी ये जो ट्रांजैक्शन है, लेट्स सपोज दिस ट्रांजैक्शन इज टी। सो ये जो ट्रांजैक्शन है ये पहले क्या कर रहा है, ए को रीड कर रहा है। सो यहाँ ए का मतलब है अकाउंट ए, ठीक है, जो भी अकाउंट है। सो लेट्स से अकाउंट इज डिनोटेड बाय ए, सो इट इज रीडिंग द वैल्यू ऑफ अकाउंट ए नाउ इन द वेरिएबल ए इटसेल्फ। सो ए एक यहाँ पर वेरिएबल भी है,
ठीक है, तो आपको इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। सो इसने रीड ए का मतलब है ट्रांजेक्शन ने अकाउंट ए की वैल्यू रीड कर ली। सो दैट इज इन ए। सो यहाँ ए का मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, ए इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द अकाउंट ए। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक अरिथमेटिक टाइप की इंस्ट्रक्शन है, दैट इज ए इक्वल टू ए माइनस 50। सो आप अगर सी से फेमिलियर हो तो आप देखेंगे कुछ इसी टाइप की इंस्ट्रक्शंस आप जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, सॉरी। सो इसमें क्या किया गया, ए में से 50 घटाया गया है। सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन राइट साइड। सो आपने देखा होगा कि अगर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो पहले राइट हैंड साइड कंप्यूट होती है, एंड देन जो आउटपुट आता है कंप्यूटेशन का वो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है उसमें ट्रांसफर होता है। तो यहाँ इसका यही मतलब है कि अकाउंट ए की वैल्यू में जो भी है उसमें से आपने $50 अमाउंट जो है रिड्यूस कर दिया। सो वट एवर बैलेंस ऑफ ए वाज, सो ए का बैलेंस लेट से 850 था, तो अब हो जाएगा 800। सो इस एग्जीक्यूशन के बाद जो भी नई वैल्यू आएगी वो ए में वापस सेव कर दी जाएगी। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए के वैल्यू में से $50 की कमी हो गई जो भी अकाउंट का बैलेंस था उसमें। देन राइट ए। सो राइट ए इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ट्रांजेक्शन अब जो है जो अकाउंट ए की वैल्यू है उसे डेटाबेस में राइट कर रहा है। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पर आप देखें अगर तो एक अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रीड बी। सो रीड बी का मतलब है कि अकाउंट बी की वैल्यू को रीड किया, और सो वेरिएबल जो बी है उसमें आपकी वैल्यू है। देन बी इक्वल टू बी प्लस 50। सो इस लाइन का मतलब क्या है, बी की वैल्यू में आपने 50 ऐड किए और फिर वापस से बी में ही लिख दिया। सो बी की में वैल्यू जो भी थी उसमें 50 राइट करके बी को बी में राइट कर दिया, तो इस 50 ऐड करके बी में राइट कर दिया। तो इसका मतलब हो गया बी की अगर जो भी वैल्यू थी, लेट से 1400 था, तो अब $50 ऐड होने के बाद 1450 अमाउंट हो जाएगा। और फिर आपने राइट बी किया। तो राइट बी का मतलब क्या है, आपने बी की जो वैल्यू है उसको डेटाबेस में राइट कर दिया। तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। सो ध्यान रखना है इसमें बहुत सारी बीच की इंटरमीडिएट डिटेल्स, वेरिएबल डिक्लेयर करना, देन वेरिएबल्स के बीच की इंटरमीडिएट स्टेप्स है, ये सब मिसिंग है। ठीक है, सो ये एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज यूज की गई है सो दैट आप ट्रांजेक्शन का जो मेन थीम है या जो मेन सोल है आप उसे ब्रीफ में रिप्रेजेंट कर पाए, सो दैट आपको एनालिसिस करने में, ट्रांजेक्शन के एनालिसिस करने में सुविधा हो। ओके, नाउ लेट्स सपोज ये जो ट्रांजेक्शन है, नाउ मैंने जैसे कहा कि हमें ट्रांजेक्शन्स को बहुत केयरफुली स्टडी करना है क्योंकि ट्रांजेक्शन्स के साथ कई सारे इशू अराइज हो सकते हैं जिनको आपको टैकल करने की जरूरत पड़ सकती है। सो वो क्या क्या इशू हो सकते हैं जिनको आपसे डील करना पड़ेगा। सो दीज 2 पॉइंट्स लिस्ट देम। फेलियर ऑफ वेरियस काइंड्स सच एज हार्डवेयर फेलियर एंड सिस्टम क्रैश। सो एक्चुअली क्या हो सकता है, जब आपका एक ट्रांजेक्शन सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा था, सिस्टम मतलब डेटाबेस पर एग्जीक्यूट हो रहा था, तब कुछ इश्यूज डेटाबेस में अराइज हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, जैसे एक्चुअली आपका डेटाबेस सब कुछ ठीक तरीके से रन कर रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, जब आपका ट्रांजैक्शन चल रहा था उस समय सर्वर क्रैश हो गया। आपका डेटाबेस सर्वर जो है वो क्रैश हो गया। तो क्रैश होने के लिए रीजन हो सकते हैं कि हार्डवेयर जो ना प्रॉब्लम आ गई हो, हार्ड डिस्क खराब हो गई, रैम खराब हो गई, या और कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोसेसर खराब हो गया। सो इसकी वजह से आपकी जो मशीन है जिस पर डेटाबेस रन कर रहा था और जहां पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था वो साइट फेल हो जाती है। तो वो साइट में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई भी क्रैश हो सकता है जिसकी वजह से वो साइट फेल हो गई। नाउ अब आप अगर सोचेंगे तो आप पूछेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फेल हो गई साइट तो क्या इशू अराइज हो सकता है। नाउ एक्चुअली अगर सडनली अगर मान लीजिए आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर पर मशीन क्रैश हो जाए, एन नंबर ऑफ रीजन्स में बी देयर, जिसकी वजह से आपकी जो सर्वर साइट है वो क्रैश हो सकती है। ठीक है ना। सो इस केस में एक्चुअली जब ऐसे क्रैश होगा तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है, सपोज इसी ट्रांजेक्शन को कंसिडर करिए, ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था और ये अकाउंट एक अकाउंट से, अकाउंट ए से $50 बी में ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, नाउ व्हाट मे हैपन कि जब इतना टास्क कंप्लीट हो गया, यहां तक ये 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई,
उसी टाइम पर सडनली आपका सर्वर क्रैश हो गया, डेटाबेस सर्वर। तो आप अगर ध्यान से गौर करें तो आप पाएंगे कि इस क्रैश की वजह से क्या होगा कि अकाउंट ए का बैलेंस तो रिड्यूस होकर के $50 कम हो गया, और अकाउंट बी का बैलेंस उतना का उतना ही है। सो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि अकाउंट ए का बैलेंस, लेट मी यूज सम अनोटेशन। सो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि जो अकाउंट ए है, सो ए का बैलेंस जो था, लेट्स से इनिशियल बैलेंस था $1000, और अकाउंट बी का बैलेंस था लेट्स से $400, और आप ट्रांसफर करना चाह रहे थे कितना, $50 ए से बी में। ओके, सो अब मान लीजिए आप जिसका यहां तक काम हो गया था, सो आपका जो ए का जो बैलेंस है वो रह गया कितना, $950। ओके, और जब ये 950 राइट हो गया, उसी के बाद मान लीजिए इमीडिएटली सिस्टम क्रैश हो गया, और सिस्टम क्रैश होने के बाद आप देखेंगे कि बी, ये वाली 3 लाइन जो है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई ट्रांजैक्शन की, और इसकी वजह से ये जो $50 जो यहां जाकर के डिपॉजिट होना थे वो काम नहीं हो पाया। ठीक है, क्रैश हो गया, आपने मशीन रीस्टार्ट कर ली, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रैश हो गया तो ट्रांजैक्शन फिर से रीस्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम मशीन जब रीस्टार्ट होगी तब ए का बैलेंस देखेगी कि 950 है, बी का बैलेंस 400 है। इसका मतलब क्या हुआ कि $50 तो हमारे लॉस हो गए। नाउ प्रॉब्लम इशू आता है कि वेयर इज द $50, कहाँ है, इसका कोई जवाब नहीं है, कहाँ चले गए $50, है ना। ना वो इमेजिन करिए ये तो छोटा सा ट्रांजेक्शन था, किस, सो बैंक्स आल्सो डज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। कई कंपनीज हैं उनके, और जो ट्रांसफर्स हैं दैट मे बी इन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स, है ना। सो इस तरीके से अगर पैसा लॉस होगा, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना, या ऑटोमेशन करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे इमेजिन करिए आप बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, और आपने बैंकिंग किया, और ट्रांसफर करने के लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, और उसने ट्रांजैक्शन ने क्या किया, आपके अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट कर दिया, लेकिन जो जिसको आपको भेजना था बेनिफिशियरी, उसके अकाउंट में तो पैसा ऐड ही नहीं हुआ। सो इसमें क्या होगा, आपका तो पैसा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो देखा हो, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ऐसी सिचुएशन सब जब आती हैं तो आपका जनरली केस में सर्वर फेल नहीं होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जनरली ट्रांजैक्शन फेल होते हैं। तो वट एवर द रीजन इज, नेटवर्क हो या चाहे सर्वर का फेलियर हो, चाहे हार्डवेयर का फेलियर हो, चाहे सॉफ्टवेयर का फेलियर हो, जो भी हो, लेकिन आप देखेंगे आपका अमाउंट कुछ दिन बाद वापस आ जाता है ना। अगर आपका अमाउंट कुछ लॉस होता है तो वापस आ जाता है। बहुत कुछ रीजन में कई बार आपको कभी कभी कंप्लेन करने की भी जरूरत पड़ती है। सो दैट मीन्स बैंकिंग जो सिस्टम है वो रिलायबल है ना, आपका पैसा लॉस्ट नहीं होता है। यू अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है, किसी वजह से डिडक्ट हुआ, देन यू गेट योर मनी, है ना। सो ये कैसे होता है, या इसे कैसे इंश्योर किया जाता है, जैसे इसी एग्जांपल में देखिए, ये ट्रांजेक्शन वगैरह देखें, मैंने कहा कि अगर इस पॉइंट पर फेल हो गया ट्रांजेक्शन, तो आप ए से जितना डिडक्शन कर रहे थे, $50 का कर रहे थे इस ट्रांजेक्शन के केस में, वो तो पैसा ऐसे ही लॉस्ट हो गया, है ना। सो दैट मीन्स आपको अब इसमें जब भी डेटाबेस सिस्टम बनाना है, और जब डेटाबेस सिस्टम को जब कॉन्फ़िगर करना है या डेवलप करना है, तब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम, जिसमें जो जिसे हम पार्शियल एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ये अराइज नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं अलाउ होना चाहिए। ये पार्शियल एग्जीक्यूशन ही तो है, चाहे सिस्टम क्रैश भी हो जाए, ट्रांजैक्शन का पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, या बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अब आप कहें कि इस केस में तो एग्जीक्यूशन हो गया आधा, तो ये कैसे इंश्योर होगा कि या तो पूरा एग्जीक्यूशन हो या हाफ, बिल्कुल एग्जीक्यूशन नहीं हो, ये आप कैसे इंश्योर करेंगे। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन के साथ एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी,
आपको याद होगा हमने एटॉमिसिटी के बारे में पहले भी बात की है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ रहेगा कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो एटॉमिक ऑपरेशन की तरह से काम करे। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन शुड बी एटॉमिक। सो एटॉमिक का मतलब है कि या तो ट्रांजेक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा या बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब उसका इम्पैक्ट एटॉमिक होना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रांजेक्शन का पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं होगा, पार्शियल एग्जीक्यूशन तो होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट एटॉमिक होगा। सो इम्पैक्ट एटॉमिक का मतलब ये है कि अगर ये ट्रांजेक्शन किसी वजह से क्रैश होता है और इतने पॉइंट पर क्रैश होता है, तो इसका जो हाफ इम्पैक्ट था इसको अंडू कर दिया जाए। जैसे ही सिस्टम आपका रिस्टोर हो, डेटाबेस अपने आप अंडू कर दे। ठीक है ना। और अगर पूरा हो गया है तो उसके टास्क को परमानेंटली डेटाबेस में लेकर के आए इम्पैक्ट। अगर नहीं भी इम्पैक्ट आया है तब, अगर ट्रांजेक्शन पूरा एग्जीक्यूट होकर कमिट हो गया तो डेटाबेस में उसका इम्पैक्ट परमानेंट होना चाहिए। ठीक है। सो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी को हमें बहुत जरूरी है कि हम उसे इंश्योर करें, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन एटॉमिक होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन एटॉमिक नहीं होगा देन इस टाइप की जो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। ओके। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, कॉन्करेंट जो एग्जीक्यूशन है ट्रांजेक्शन का वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे मैंने कहा था अभी आप थोड़ी देर पहले कि आप हमेशा चाहेंगे कि आपका जो सर्वर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को सपोर्ट करे, उनके टास्क को परफॉर्म करे। सो साइमल्टेनियसली हो सकता है एक साथ कई यूजर आपकी सर्विसेज चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैंक में एक साथ हो सकता है, बैंक अकेले एक बार में एक कस्टमर को हैंडल नहीं करता है। बैंक में जब आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो पूरे कंट्री से, एसबीआई के अगर सर्वर की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, तो आप जब सर्विस एक्सेस कर रहे हैं कोई भी, उसी टाइम पर कंट्री में बहुत सारे जो ना देशवासी जो ना उस सर्विस को एक्सेस कर रहे होंगे। ओके। सो दैट मीन्स आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो साइमल्टेनियस होते हैं या एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। सो जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है वो भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में मॉडि स्पेसिफाई करूंगा मैं। सो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की वजह से क्या हो सकता है, आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखा होगा कि आप कॉन्करेंसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, है ना, कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम्स पढ़ी होंगे। सो उसके लिए आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी पढ़े होंगे, रीडर राइटर प्रॉब्लम, डायनेमिक रीडर राइटर प्रॉब्लम है, देन अब उसके सॉल्यूशंस हैं कॉन्करेंसी के लिए, सेमाफोर और ये सब, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये सब आपने स्टडी किया होगा। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या था, एक ऐसा रीजन जिसे कई सारी प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं या एक्सेस कर रही हैं, तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस को एंटर करने देते हो। सो अगेन डेटाबेस में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है कि एक ही डेटा आइटम को एक साथ कई सारे ट्रांजैक्शंस अपडेट या एक्सेस कर रहे होंगे। सो जब एक ही डेटा आइटम को बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक्सेस करेंगे तो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज प्रेजेंट हो सकती हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर इसमें भी तो एटॉमिसिटी आ रहा है ना सर, कंकरेंसी के लिए भी। एटोमिसिटी एक प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन की जिसको आपको इशू करना जरूरी है। सर तो उसमें भी तो क्रिटिकल सेक्शन में करते थे ना कि एक प्रोसेस को वेट कराते हैं फिर दूसरे प्रोसेस को भेजते हैं, एटॉमिसिटी तो इसमें भी सेटिस्फाई होगी। नहीं, एटोमिसिटी एक अलग चीज है। एटोमिसिटी का मतलब है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। क्रिटिकल सेक्शन में आप वहां कॉन्करेंसी को कंट्रोल कर रहे हो, केवल क्रिटिकल सेक्शन में कॉन्करेंसी को कंट्रोल कर रहे हो। इसका मतलब है एक बार में आप एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने दे रहे हैं। सो वो एटोमिसिटी नहीं है। एटोमिसिटी का मतलब है तो कि या तो काम पूरा अगर होगा या बिल्कुल ट्रांजेक्शन नहीं के होगा। हम्म। सर अगर ट्रांजेक्शन में अगर सर वैसे करेंगे तो ट्रैफिक पे भी बहुत बर्डन बढ़ेगा सर, और डिले भी होना चाहिए, लेकिन बैंक में ऐसा होता तो नहीं। अरे तो सर्वर पावरफुल होता है, एक बार में मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को वो सपोर्ट कर सकता है, और वी विल कम टू दैट पॉइंट, है ना, लेटर कॉन्करेंसी पर जब हम डिटेल में बात करेंगे तब हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी हम थोड़े से कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बेसिक चीजें देख रहे हैं ट्रांजेक्शन के। ओके। सो जैसा कि मैंने ये बताया कि बीच में अगर इस पॉइंट पर ये ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं।
सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन एटॉमिक हो। सो एटॉमिक का मतलब हो गया या तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो या फिर बिल्कुल भी एग्जीक्यूट ना हो। सो इसका मतलब हम पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि हम फेलियर कब ऑकर होगा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस का एग्जीक्यूशन पार्शियल होगा, लेकिन डेटाबेस अगर एटॉमिक प्रॉपर्टी को इंश्योर कर रहा है तो वो उस पार्शियल इम्पैक्ट को अंडू कर देगा। ठीक है, सो इस तरीके से एटोमिसिटी प्रॉपर्टी है ना जो इंश्योर हो सकती है। सो एक्चुअली ट्रांजैक्शंस जो है डेटाबेसेस में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमें 4 प्रॉपर्टीज इंश्योर करना पड़ती हैं। सो वो प्रॉपर्टीज हैं, सो लेट मी लिस्ट दोज प्रॉपर्टीज, फिर हम इन पर एक एक करके बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी, जिसके बारे में अभी मैं बात कर चुका हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन ने अगर एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन जो कमिट हो गया है, कमिट का मतलब जिसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उस ट्रांजैक्शन ने अगर कोई भी चेंजेस किए हैं तो वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए डेटाबेस में। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया कंप्लीट और आपको मैसेज मिल गया योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस में आपने जो चेंज किया वो परमानेंट हो जाए ना। वो क्वेश्चन आ जाता है कि आप कह रहे हो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो चेंजेस तो परमानेंट हो ही जाना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। जब आप ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं तो कई बार ट्रांजैक्शंस जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो बफर में करते हैं, और बफर में करने के बाद ट्रांजैक्शन कमिट होके चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपने चेंज बफर में कर दिया है तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वो चेंज इमीडिएटली डेटाबेस में हार्ड डिस्क में लिख दिया गया हो, क्योंकि आपका डेटाबेस हार्ड डिस्क में रिसाइड करता है और आपका जो बफर है वो मेन मेमोरी में होता है। तो अगर ट्रांजेक्शन जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं, आपको प्रोसेस, अगर आपने प्रोसेस के बारे में आपको याद होगा तो प्रोसेस जो अपडेशन करती हैं वो सीधे सीधे बफर में करती हैं। हर प्रोसेस को एक राइटिंग एरिया मिलता है और अपने सारा वेरिएबल डेटा आउटपुट एक बफर में राइट करती हैं। सॉरी। सो बफर में राइट करने का मतलब यही है कि जो राइटिंग की गई है, डेटा जो लिखा गया है बफर में वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब आपने बफर में राइट किया है डेटा लेकिन वो डिस्क में नहीं ट्रांसफर हुआ, उसी टाइम पर पावर फेल हो गया, तो जो भी कुछ आपने बफर में राइट किया है वो लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे कि अगर ट्रांजेक्शन ने बफर में राइट किया था और अब वो ट्रांजेक्शन कमिट हो गया तो उसका, और मान लीजिए वो बफर में उसने जो चेंजेस किए थे, जो चेंजेस की इंफॉर्मेशन बफर में ही तो थी, क्योंकि वो तो मॉडिफिकेशन बफर में कर रहा था और आपने ट्रांजैक्शन को इंप्रेशन दिया कि वो डिस्क में मॉडिफाई कर रहा है, और आपने ट्रांजैक्शन के साथ यूजर को मैसेज भी दे दिया कि योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जो कंप्लीशन किया था वो बफर में हुआ था, डिस्क में नहीं। तो कई बार ज़्यादातर डेटाबेसेस क्या करते हैं, बाद में राइट करते हैं, या कई सिस्टम्स बाद में बफर में राइट करते हैं, इमीडिएट राइट नहीं करते हैं। क्योंकि आप अगर 100 मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो हर मॉडिफिकेशन को इमीडिएटली नहीं लिखा जाता है। आपको याद होगा बफरिंग और स्पूलिंग किस लिए की जाती है। आपके पास जब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है डिस्क में राइट करने के लिए तब आप लिखते हैं, है ना, क्योंकि डिस्क का ओवरहेड अदरवाइज बढ़ जाएगा। आप हर टास्क के लिए छोटा छोटा राइटिंग बार बार आप डिस्क में करेंगे तो डिस्क का ओवरहेड बढ़ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि डिस्क में सीकिंग और जो आपका हेड और सेक्टर्स में का मूवमेंट जो होता है, सीक टाइम और लेटेंसी है, ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप हर छोटे ऑपरेशन में बार बार एक एक वेरिएबल लिखने के लिए राइटिंग ऑपरेशन सबमिट करोगे डिस्क को, तो उसमें ओवरहेड जो होगा वो टाइम ज़्यादा होगा। तो जनरली इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है, हम बफर्स में चेंजेस को राइट करवाते हैं और जब सफिशिएंट चेंजेस बफर में हो जाते हैं तब उसे डिस्क में राइट करते हैं। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है ना एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीट हो गया, और उसने बफर में चेंजेस करके आपने यूजर को मैसेज दे दिया कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन हो सकता है बफर में वो राइटिंग थी और आपका डेटाबेस उस समय फेल हो गया। तो आपके चेंजेस लॉस्ट हो सकते हैं और आपके जो चेंजेस हैं वो परमानेंट नहीं रहे। तो ट्रांजेक्शन के केस में भी अब डेटाबेस में आपको ये हमेशा इंश्योर करना है कि अगर एक ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है और आपने यूजर को मैसेज दे दिया कि ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, या आपने ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया है, तो उसके चेंजेस कुछ भी रीजन हो, कैसे भी हो, डिस्क में राइट होने चाहिए परमानेंटली। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि ट्रांजेक्शन के जो चेंजेस हैं वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए डेटाबेस में। सो
कमिटेड ट्रांजेक्शन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो वट एवर कमिटेड ट्रांजेक्शन हैव मेड सम, वट एवर चेंजेस ए कमिटेड ट्रांजेक्शन हैज मेड शुड बी रिटर्न इन टू द डिस्क परमानेंटली, ठीक है। चाहे कुछ भी फेलियर हुआ हो या कुछ भी नहीं नहीं भी हुआ हो, तब भी वो चेंजेस परमानेंट होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, जो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी आपकी कॉन्करेंसी से रिलेटेड है। नाउ एक और प्रॉब्लम है, वो है, एक और प्रॉपर्टी है जो आपको ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमेशा इंश्योर करनी है, वो है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी का मतलब आप पहले से जानते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है डेटाबेस में कोई भी इनकरेक्टनेस नहीं आना चाहिए। सो इसका मतलब यह है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था, तो कंप्लीशन के बाद भी डेटाबेस हमेशा आपका कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन कोई भी इनकंसिस्टेंसी डेटाबेस में इंट्रोड्यूस ना करे। इनकंसिस्टेंसी आप लोग जानते हैं कि ऐसी वैल्यू जो किसी कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहे हो डेटाबेस के, ठीक है, उसे आप तो आप कहेंगे कि इनकंसिस्टेंसी है। सो इनकंसिस्टेंसी को इनसे अवॉइड करने के लिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट है ट्रांजैक्शन रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट। सो आपका ट्रांजैक्शन जो है अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी एग्जीक्यूशन से पहले अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था, तो बाद में भी, मतलब ट्रांजैक्शन के कमिट होने के बाद भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा, उनको उनको उनके साथ इस तरीके से डील करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट हमेशा होल्ड हो। ओके, सो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? सो कंसिस्टेंसी में, एक्चुअली कंसिस्टेंसी डेटाबेस में आने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ट्रांजेक्शन में कोई गलती है राइटिंग में। सो अगर आप एज ए प्रोग्रामर, हो सकता है आपने एक ऐसा ट्रांजेक्शन लिखा है जो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ देता है, तो उसको डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको ट्रांजेक्शन की टेस्टिंग करना पड़ेगी, है ना। सो ये तो आ गया प्रोग्राम जो लिखा है आपने या जो सॉफ्ट कोड डेवलप किया है ट्रांजेक्शन के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है, लॉजिकल मिस्टेक है। सो वो, उससे हम यहाँ डील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डेटाबेस इस प्रॉब्लम को नहीं कैप्चर कर सकता। दूसरा, कंसिस्टेंसी किस लिए प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, वो है कई बार जब ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, तो उस साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन की वजह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है, तो उसको आपको रोकना है, ठीक है। सो उसे वी विल सी दैट के कैसे रोका जाता है। सो दिस, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी। चौथी प्रॉपर्टी है, जो चौथी रिक्वायरमेंट है, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट। सो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि दो ट्रांजैक्शन अगर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए जैसे वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे हो। मतलब उनके एग्जीक्यूशन का इम्पैक्ट ऐसा आना चाहिए जैसे उनको आपने अलग अलग एग्जीक्यूट किया है। ना इस रिक्वायरमेंट की जरूरत क्यों है? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कॉन्करेंसी अलाउ करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। सो इंटरेक्शन का मतलब है कि वो शेयर्ड डेटा आइटम्स को रीड कर सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं, ठीक है। नाउ आप, हम आइसोलेशन की बात क्यों कर रहे हैं? तो आपको याद होगा कि अगर आप ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रन करेंगे, तो अज्यूमिंग के ट्रांजैक्शन कोई इनकंसिस्टेंसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं जनरेट करता है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन का कोड कंप्लीटली करेक्ट है, ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट उसके कोड की वजह से कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आती है, ये हम अज्यूमशन लेके चलेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर हम मान के हमेशा पूरे थ्रू आउट द डिस्कशन हम अज्यूम करके चलेंगे कि ट्रांजैक्शन का जो कोड है वो करेक्ट है, कोड की या उसमें लॉजिकल जो मिस्टेक है उसकी वजह से कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं आती है। ओके, सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है ये आपको याद रखना है कि हम मान के चलते हैं कि ट्रांजैक्शन का कोड जो है, मतलब प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से डेटाबेस को वो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं छोड़ता है। सो हम कौन सी इनकंसिस्टेंसी को डील करना चाहते हैं? जो दो ट्रांजैक्शन के एक साथ एग्जीक्यूट होने की वजह से आती है। ओके, नाउ अब आप कह रहे हैं कि कॉन्करेंसी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक साथ एग्जीक्यूट होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप उनको दो ट्रांजेक्शन को सेपरेटली रन करेंगे,
मतलब आपके पास लेट से T1 ट्रांजेक्शन है और T2 ट्रांजेक्शन है, आपने पहले T1 को एग्जीक्यूट कर दिया, तो चूंकि T1 का कोड करेक्ट है, सो T1 के अगर पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था एग्जीक्यूशन के पहले, तो T1 के कंप्लीट होने के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। सिमिलरली इस जब T1 को कंप्लीट कर लिया तब आपने T2 ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो T2 के पहले भी अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था, तो T2 के कंप्लीट होने के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन कोई भी इनकंसिस्टेंसी खुद इंट्रोड्यूस नहीं करता है। हाँ, दोनों के एक साथ एग्जीक्यूट होने पर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो कुल मिला के अगर दो ट्रांजेक्शन्स को आप सेपरेट सेपरेट एग्जीक्यूट करते हैं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो कंसिस्टेंसी आती है। लेकिन जब कॉन्करेंट वे में एग्जीक्यूट होंगे तो इनकंसिस्टेंसी आ सकती है ना। सो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होगा कि हम कॉन्करेंसी तो अलाउ करेंगे, लेकिन उस कॉन्करेंसी का इम्पैक्ट आइसोलेशन के जैसा आना चाहिए। इससे मतलब मेरा ये है आइसोलेशन से कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट इस तरीके से हो जैसे कि इंप्रेशन ये हो कि वो डिफरेंट मतलब आइसोलेशन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अपने अपने सेपरेट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दैट मीन्स उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आइसोलेशन में है। जब आइसोलेशन में है तो वो एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो अगर ट्रांजैक्शंस में हम आइसोलेशन प्रॉपर्टी को किसी तरीके से इंश्योर कर दें तो हमारा डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। लेकिन हम हमेशा ऐसा तो नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन को एक एक करके एग्जीक्यूट करें। एक एक करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम ट्रांजैक्शंस को कॉन्करेंटली तो एग्जीक्यूट करें, लेकिन उनका इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए जैसा कि उनको अलग अलग एग्जीक्यूट करने पर होता है, ठीक है। मतलब यह है कि हम कॉन्करेंसी भी चाह रहे हैं, लेकिन उसका फल आइसोलेशन जैसा हो, ठीक है ना। सो ये चार प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शंस की हैं जिन्हें हम चाहेंगे कि ये हमेशा इंश्योर रहें डेटाबेस में। जब भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस रन करें तो वो कॉन्करेंटली तो एग्जीक्यूट हो, लेकिन ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हमेशा रहें। सो इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एसिड प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, पॉपुलरली टर्म इस्तेमाल होती है इनके लिए एसिड, ए सी आई डी, ठीक है। सो इन चारों प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सो यहां पर ए फॉर एटोमिसिटी, ठीक है, ए फॉर एटोमिसिटी, C for consistency, I for isolation and D for durability. सो इन्हीं चारों प्रॉपर्टी से एक्रोनिम बना लिया है हमने एसिड। सो इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। सो ट्रांजैक्शन के चार एसिड प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज और एसिड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो, तो आपको इन चारों चीज़ों को ही बताना है कि ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन की चार प्रॉपर्टीज होती हैं कि एटोमिसिटी, देन कंसिस्टेंसी। एटोमिसिटी का मतलब अगर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ऐसा होगा कि या तो वो पूरा एग्जीक्यूट होगा या बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कॉन्करेंसी, कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था तो एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। तीसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली इस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे कि उनका जो कंप्लीट जो फाइनल इम्पैक्ट है उनके कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का, वो आइसोलेशन एग्जीक्यूशन जैसा आएगा। मतलब जैसे ऐसा लगेगा कि आपने उन्हें सेपरेटली एग्जीक्यूट किया है, कुछ वैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो आपको कॉन्करेंटली इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि आपको आइसोलेशन से जो रिजल्ट मिलते थे वही रिजल्ट कॉन्करेंसी से मिले। देन चौथा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब अगर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है तो फिर उसके जो चेंजेस हैं परमानेंटली रिफ्लेक्ट होंगे। सो दीज आर द फोर एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन जिन्हें हम एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। और किसी भी डेटाबेस को ये चारों एसिड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी डेटाबेस जो ट्रांजेक्शन्स को अलाउ कर रहा है उसे एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर करना चाहिए,
अगर कोई डेटाबेस इन एसिड प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि वो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेफ नहीं है। सो नाउ लेट्स सी, एटोमिसिटी की प्रॉब्लम तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्टेंसी आप लोग जानते हैं। इस देन आइसोलेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी पर भी हम बाद में आएंगे। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस annotation अगेन। सो जैसे मैंने कहा कि कॉन्करेंसी जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो आइसोलेशन जिसको आपको इंश्योर करना है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको आइसोलेशन इंश्योर करना है। आप चाहते हैं कि आप आइसोलेशन इंश्योर करें डेटाबेस में, ठीक है। नाउ लेकिन आइसोलेशन अचीव करने का एक सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप ट्रांजैक्शन को एक साथ रन ही नहीं कराओ, एक एक करके एग्जीक्यूट करवाओ सीरियली। पहले लेट से आपके डेटाबेस में 10 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आते हैं, T1 से लेकर के T10 तक उनकी आइडेंटिटी है। सो ऐसा हो सकता है आप एक प्लान बना लीजिए और एक एक करके सबको एग्जीक्यूट करा लीजिए। जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वे में आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ट्रांजेक्शन पहले आया उसे पूरा करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। तो आपको मालूम होगा कि अगर आप फीपो यूज करते हैं तो फीपो का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग आपने पढ़ी होगी, है ना। सो फीपो जो है, एक तो ऑप्शन है आइसोलेशन इंप्लीमेंट करने के लिए कि ट्रांजेक्शन लेट से आपके पास 10 ट्रांजेक्शन डेटाबेस में आते हैं, इनके आइडेंटिटी T1 से T10 है। तो जो पहले आ रहा है आप उसे एक एक करके एग्जीक्यूट करिए, या किसी स्ट्रेटजी से भी एग्जीक्यूट करिए, और अदर स्ट्रेटजी भी पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन नहीं अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। जिसे आप पैरेलल एग्जीक्यूशन बोलते हैं वो नहीं कर रहे हैं आप। इसको बोलेंगे आप सीरियली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। पहले आपने लेट से एक ट्रांजेक्शन आया उसे एग्जीक्यूट कर लिया, देन एक कंप्लीट हो गया तभी आप दूसरे को स्टार्ट कर रहे हो। ना आपको याद होगा, अगर आपने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ी होगी तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक बार में सीपीयू को एक ही टास्क देंगे या एक ही प्रोसेस को सीपीयू को एग्जीक्यूट करने देंगे। पैरेलल एग्जीक्यूशन या कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन सीपीयू को नहीं करने देते हैं। तो क्या होता है, प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो एफिशिएंट नहीं होता है ना। सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो आपने अगर सीपीयू शेड्यूलिंग याद होगी तो आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है, कई प्रोसेस में एक प्रोसेस इनपुट के लिए वेट कर रही है, तो अगर वो इनपुट के लिए वेट कर रही है तो फर्दर एग्जीक्यूशन होगा नहीं, और आप चूंकि एक एक करके ही एग्जीक्यूट कराते हो तो सीपीयू फ्री बैठा रहेगा। जबकि हो सकता है आप उस टाइम का, जब वो प्रोसेस इनपुट आने के लिए वेट कर रही है, तब तक आप सीपीयू को कहीं और एंगेज कर लेते हो और दूसरा काम करवा लेते हैं, क्योंकि सीपीयू तो बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। या वो आउटपुट करने के लिए वेट कर रहा है, किसी डिवाइस का वेट कर रहा है, प्रिंटर का वो अवेलेबल नहीं है इसलिए प्रोसेस वेट कर रही है और वो कुछ भी काम नहीं करवा रही है सीपीयू से। सीपीयू आइडियल है। तो ऐसे आपने देखा होगा। इसके लिए आप फिर क्या करते थे, सीपीयू शेड्यूलिंग इसीलिए हम करते हैं। अगर आपको सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं करना होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर आप ये बेनिफिट नहीं चाहते थे, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहते, तो आप जैसे जिस ऑर्डर में काम आ रहा है उसी ऑर्डर में करते चलिए, या आप एक सारे काम को सॉर्ट कर लीजिए, छोटे को पहले कराइए या बड़े को बाद में कराइए, लेकिन एक एक करके एग्जीक्यूट करवाइए, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मत करवाइए। तो उससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन गिर जाता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा ही आप डेटाबेस के साथ अगर कर रहे हैं तो डेटाबेस का भी यूटिलाइजेशन गिर जाएगा। अगर आप डेटाबेस को 10 ट्रांजेक्शन्स दे रहे हो और डेटाबेस से कह रहे हो कि एक एक करके इनको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। एक ट्रांजेक्शन आया, वो किसी इनपुट के लिए वेट कर रहा है या किसी आउटपुट के लिए वेट कर रहा है या किसी इवेंट के ऑकर होने के लिए वेट कर रहा है, तो डेटाबेस कुछ करेगा नहीं तब तक, डेटाबेस में फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सो ऑब्वियसली कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन इज डिजायरेबल। हम हमेशा चाहते हैं कि जैसे सीपीयू में भी तो आप यही कर रहे थे कि साइमल्टेनियसली आप कई सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हो एक साथ, सो दैट सीपीयू हमेशा बिजी रहे, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। तो सेमली डेटाबेस में भी आपको करना पड़ेगा सेम तरीके से कि डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट कराया जाए। अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को आप साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कराओगे तो उससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला तो ये होगा कि डेटाबेस का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जो दस आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस की वजह से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसके बाद और अगला बेनिफिट क्या होगा,
यूजर का रिस्पॉन्स टाइम भी डिक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, सफिशिएंट अच्छे रिस्पॉन्स टाइम के साथ आप यूजर्स को आप सर्व कर पाओगे। तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के ये कुछ फायदे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करें, क्योंकि आइसोलेशन करके आप एक एक करके सीरियली एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, तो आइसोलेशन तो आपको मिल जाएगा सीरियल एग्जीक्यूशन से, लेकिन सीरियल एग्जीक्यूशन समझ गए ना, सीरियल एग्जीक्यूशन का मतलब वन बाय वन एक एक करके। तो सीरियल एग्जीक्यूशन करने से आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप रिस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो ट्रांजेक्शन का, लेकिन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करने से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो लेट्स डिस्कस ए प्रॉब्लम, देन हम क्लोज करेंगे। सो अज्यूम करिए कि एक ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन यू हैव। सो लेट्स सपोज ये T1 ट्रांजेक्शन है जो एज इट इज है, इसके कोड को हम एज इट इज ले रहे हैं। T1 ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है कि अकाउंट ए से $50 या ₹50 जो भी आप मान लें, ₹50 निकाल करके अकाउंट बी में ट्रांसफर करता है, ठीक है। और एक सपोज दूसरा ट्रांजेक्शन है T2 जो क्या कर रहा है कि अकाउंट ए से, मैं कोड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि राइटिंग यहाँ पर डिफिकल्ट होगी, मैं जस्ट उसका एक आइडिया बता देता हूं। सो ट्रांजेक्शन T2 जो है, लेट्स से अकाउंट ए से बी में जो भी ए का 10% अमाउंट है वो ट्रांसफर कर रहा है। अकाउंट ए से अकाउंट बी में T2 क्या कर रहा है, 10% अमाउंट ए से बी में ट्रांसफर कर दे रहा है। सो दोनों ही ट्रांजेक्शन अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये फिक्स वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है $50, और ये लेट्स से जो भी अमाउंट है उसका 10% ट्रांसफर कर दे रहा है। दोनों ट्रांजेक्शन मान लीजिए इस अकाउंट पर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और नाउ लेट्स अज्यूम कि अकाउंट ए का बैलेंस $1000 है और अकाउंट बी का बैलेंस लेट्स से $500 है, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन है इनिशियली। नाउ ये दोनों ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले की बात है, ये कि अकाउंट ए का बैलेंस 1000 है और बी का बैलेंस $500 है। नाउ अगर आप देखें इस समय सम कितना है मनी का टोटल, ए और बी का $1500, ठीक है ना। अब आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि दोनों ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद अकाउंट का बैलेंस दोनों का सम 1500 ही रहना चाहिए, यस और नो, क्योंकि आप अमाउंट का ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई भी पैसा जनरेट तो होने वाला नहीं है। अगर दोनों के एग्जीक्यूशन के पहले तो ए और बी का सम 1500 था, मतलब ए और बी में मिलाकर के $1500 अमाउंट था, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी $1500 ही रहना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है ना। नाउ लेट्स सी कि अगर आप कॉन्करेंसी ठीक से इंपोज नहीं करते हैं, कॉन्करेंसी को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। नाउ इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि जिसमें ट्रांजैक्शन T1 और T2 दोनों ने एक साथ ए का बैलेंस रीड कर लिया, और दोनों ने क्या रीड किया, ए का बैलेंस 1000 रुपीज, ठीक है। T1 ने भी ए की वैल्यू को रीड किया, पाया 1000, और T2 ने भी ए की वैल्यू को रीड किया और देखा कितना 1000। सो दोनों ने 1000 रीड कर लिया। सो अब T1 क्या करने वाला है, ए में से $50 निकालेगा और बी में जाके कितना डिपॉजिट कर देगा, $50। सो T1 जब एग्जीक्यूट पहले, जब T1 ने वैल्यू, T1 क्या करने वाला है, ए की वैल्यू को कितना राइट करेगा, 950, ये वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू टी ए की वैल्यू, और सॉरी बी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 550, ठीक है। इसने क्या राइट किया, ए की वैल्यू को 950 और बी की वैल्यू को 550। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजैक्शन T2। T2 ने भी 1000 रीड किया है, और T2 क्या ए की वैल्यू को कितना करेगा, 10% निकाल रहा है, ये तो $100 निकाल रहा है।
सो T2 ए की वैल्यू को कितना लिखेगा डेटाबेस में, $900। बी की वैल्यू को ये कितना करेगा, $600। ठीक है, ये इनके आउटपुट्स हैं। नाउ अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क में जो राइटिंग है वो एक बार में दो एक साथ राइटिंग नहीं होती है, सीरियली राइटिंग होती है हार्ड डिस्क में, ध्यान रखना। सो हार्ड डिस्क में जो फाइनल राइट होगा, जो फाइनल वैल्यू ए की होगी, वो होगी जो सबसे बाद में लिखी गई है। नाउ ए की वैल्यू को हो सकता है T1 पहले लिखे या पहले T2 लिखे। सो वो तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है, थ्रेडिंग और इस सब में आपका कंट्रोल नहीं होता है कौन पहले लिखेगा कौन बाद में लिखेगा जब आप कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है बाद में राइट की T1 ने, दैट मीन्स T2 ने पहले ए की वैल्यू राइट की 900 और ए कंप्लीट हो गया 900 राइट करके, और बी में उसने 600 राइट कर दिया। ओके, उसी टाइम पे इसके बाद इमीडिएटली T1 आया और T1 ने ए की वैल्यू को कर दिया 950 और बी की वैल्यू को कर दिया 550। ठीक है, मतलब जो बाद में राइट करेगा उसी की वैल्यू तो डिस्क में लिखी जाएगी। जैसे आप अगर एक फाइल को मॉडिफाई करते हैं तो देखिए, दो लोग अगर मॉडिफाई कर रहे हो एक एक करके ये तो करेंगे फाइल को, तो जो बाद में लिखेगा वो उसी का डेटा बचेगा। सो अगर T1 ने मान लीजिए बाद में राइट किया तो T1 ए की वैल्यू को 950 लिखने वाला है और बी की वैल्यू 550 लिखने वाला है, और T2 कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना। T2 ने मतलब पहले 900 लिखा होगा और बी को 600 किया होगा, ए की वैल्यू 900 बी की वैल्यू 600, और बाद में आके T1 ने उसे 950 और 550 रेस्पेक्टिवली कर दिया। सो दैट मीन्स दोनों ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद या तो ये बैलेंस रहेगा ए और बी का, या फिर इन दोनों में से कोई एक रहेगा, डिपेंडिंग ऑन बाद में किसने राइट किया डेटा। ठीक है, नाउ अगर आप देखें तो इसका सम कितना आ रहा है, कंसिस्टेंट है सम तो 550 और के दोनों ने 1000 लिखा, सम तो प्रिजर्व है। ठीक है, दोनों ही केस में 1500 हो रहा है, सो सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तब भी अकाउंट्स में बैलेंस में गड़बड़ है। आपने देखा कि दोनों ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद अकाउंट ए से कितने डॉलर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 150 है ना। 100 तो अकाउंट ए ने ट्रांजैक्शन T2 ने घटाए हैं और $50 ट्रांजैक्शन T1 ने सब्ट्रैक्ट किए हैं। सो अकाउंट ए का बैलेंस जो है ना कितना रहना चाहिए, करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए, 150 का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए ना। मतलब ए की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 850, और बी की वैल्यू कितनी होना चाहिए, सो बी में कितना जाके ऐड हुआ है, 150 ऐड हुआ है तो 650 होना चाहिए। ठीक है, सो दोनों ही केस में कौन बाद में राइट करता है कौन पहले राइट करता है, दोनों ही केस में गलत वैल्यू राइट हो रही है ए और बी की। हालांकि सम प्रिजर्व है, सो कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन कभी कभी कंसिस्टेंसी भी गायब हो सकती है, खराब डिस्ट्रॉय हो सकती है, कंसिस्टेंसी भी लॉस्ट हो सकती है। लेकिन स्टिल आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्करेंट एक्सेस की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो गई कि आपने अकाउंट से $150 निकाले ए से, लेकिन तब भी $950 बचे हुए, तो आपका तो फायदा हो गया। जो ट्रांसफर करने वाला है अकाउंट ए का होल्डर है उसने $150 पेमेंट भी कर दिया और तब भी उसके पास $950 बचे हुए हैं। तो जो ट्रांसफर करने वाला है वो तो फायदे में रहा, लेकिन जिसे अमाउंट रिसीव करना है वो घाटे में चला जाएगा। ठीक है ना। सो ये करेक्ट बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों ही केस में गलत बैलेंस होगा। हालांकि इस केस में बैंक का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि बैंक का तो टोटल दोनों अकाउंट्स का उतना ही है, लेकिन कस्टमर्स का जरूर नुकसान हो गया। सो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन कहलाती है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली।
एनोमली। सो ये जो एनोमली है जो मैंने एग्जांपल दिया, यही आपको डिस्क्राइब करना होता है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली में। सो दिस प्रॉब्लम इज नाउन एज कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली। नाउ इसे हम कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एनोमली को, इसको हम एनोमली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉन्करेंट एक्सेस की वजह से अलाउ हुई है। ठीक है ना, ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है इसके पीछे जो कल्प्रिट है वो कौन है, वो है आपका कॉन्करेंट एक्सेस। आपने अकाउंट ए की वैल्यू को दोनों ट्रांजेक्शन को एक साथ रीड करने दिया, इसकी वजह से ए जो का बैलेंस है वो गलत राइट होने वाला है। सिमिलरली बी का भी बैलेंस गलत राइट हो सकता है। ठीक है ना। सो दोनों ही ट्रांजेक्शन रीड राइट करने वाले थे वेरिएबल में, तो ऐसे वेरिएबल जो रीड राइट किए जाने हैं उनको साइमल्टेनियसली एक्सेस करने की परमिशन नहीं देना चाहिए। होना ये चाहिए था कि पहले ए को ट्रांजेक्शन T1 को दे देते, वो उसको रीड राइट कर लेता, फिर उसका एक्सेस बी को देते बाद में, तो इससे ये प्रॉब्लम रुक जाती है। ठीक है ना। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि इसमें आपको ये सब इतनी हैंडलिंग करने की जरूरत ना पड़े, वो साइमल्टेनियसली भी रन कर रहे हैं और उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन कई ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो आपको इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रोकना है, मतलब ऐसे काम जो ये जो ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके के एग्जीक्यूशन को आपको अवॉइड करना है। और इसे अवॉइड करने के लिए आपको आइसोलेशन वाला प्रॉपर्टी चाहिए। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉन्करेंसी के साथ साथ आइसोलेशन कैसे अचीव किया जाए। सो इट इज नॉट ए इजी टास्क। सो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे जाएंगे। वी विल सी दैट कि कॉन्करेंसी के साथ आइसोलेशन कैसे इंश्योर किया जाता है। सो इसके लिए हम सीरियलाइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉन्करेंसी के साथ साथ आइसोलेशन कैसे अचीव हो सकता है। ठीक है। एंड देन हम कुछ रिकवरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे कि डेटाबेस में रिकवरी जो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी है उसे कैसे इंश्योर किया जाता है। तो उसके लिए रिकवरी मॉड्यूल होता है, रिकवरी मैनेजर डेटाबेस में। वो मैनेजर रिकवरी मैनेजर एक्चुअली एटोमिसिटी और रिकवरी दोनों को इंश्योर करता है अगर कोई फेलियर होता है तब। ठीक है। सो कॉन्करेंसी को इंट्रोड्यूस करने, मतलब कॉन्करेंसी को मैनेज करने के लिए या इंश्योर करने के लिए डेटाबेस में एक मॉड्यूल होता है जैसे आप कॉन्करेंसी मैनेजर बोलते हैं। सो कॉन्करेंसी मैनेजर का काम होता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रोकना। ठीक है। सो कैसे रोकता है उसके पीछे पूरी सेट ऑफ थ्योरीज हैं। सो वी विल सी। इसके बाद जो ड्यूरेबिलिटी है और एटोमिसिटी है उसे कौन इंश्योर करता है, उसको इंश्योर करने के लिए मॉड्यूल है आपका रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर का काम है ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करना, और कंसिस्टेंसी को ये सब मिल करके इंश्योर करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी वजह से लॉस्ट हो सकती है। सो दोनों जॉइंटली कंसिस्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अपने केसेस में। ओके, सो लेट्स क्लोज हियर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए। सो आज का डिस्कशन यहीं क्लोज कर